Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article that we have to discuss here is related to polity, National Anthem controversy. अब ये जो टॉपिक है ये आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं. एज एन एग्जाम्पल यूज हो सकता है जहां पर आप बात कर रहे होंगे फेडरलिज्म की, तो देयर यू कैन यूज इट. उससे ज्यादा इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. साइंस एंड टेक में इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस के बारे में वी विल बी टॉकिंग, एंड ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. वे ट्रांसमिशन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसे कुछ चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस. ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम. एज एन एग्जाम्पल इसका यूज रहेगा आपका इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक में, जहां पर आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे. देन थर्ड टॉपिक आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूएस इज कार्ब्स टू पुश न्यूक्लियर डील विद इंडिया. नाउ द लास्ट प्लेस वी विल बी टॉकिंग अबाउट कनाडा. दैट्स इट. आज के यही मेजर आर्टिकल रहने वाले हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन, लेट मी टेल you, if you want to download the entire PDF of this session, all you have to do is you have to scan this QR code, and after that you will be visiting my Telegram channel. इस Telegram channel पे आपको ये PDF मिल जाएगी. आप इसे डाउनलोड करके अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं. तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की. देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि यहां पर जो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग थी, उस मीटिंग में गवर्नर के एड्रेस से पहले एक नॉर्मल आप ये कह सकते हो कि कन्वेंशन है कि आप नेशनल एंथम को प्ले करते हैं. बट रिसेंट टाइम में ये एक कंट्रोवर्सी बनती जा रही है जहां पर नेशनल एंथम को प्ले नहीं किया. इसकी वजह से यहां पर गवर्नर असेंबली छोड़ के चले गए. दैट्स व्हाई यहां पर ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल एंथम, यू मस्ट अंडरस्टैंड नेशनल एंथम को सबसे पहले प्ले किया गया था 1911 में. इट वॉज बिफोर इंडिपेंडेंस, जब आपका नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था. कहां पर? कलकत्ता में. लेटर ऑन इसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन सुभाष चंद्र बोस जी ने प्ले किया था, मतलब अडॉप्ट किया था, शुभ सुख चैन. दैट इज इन 1941. अब इसके बाद ऑलमोस्ट 9 साल तक हमने कुछ मेजर इसमें चेंजेस नहीं देखे. बट यहां पर जब 1950 में हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने वाले थे, तो उसी समय हमने यहां पर 1950 में नेशनल एंथम जनगण मन को अडॉप्ट किया. अब ये लिखा किसके द्वारा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. ये आपको पता होना चाहिए. अब हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से ये चीजें इंपॉर्टेंट थी. अब पॉलिटी पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपको ये याद रखना है कि जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल आपका एड्रेस हो पार्लियामेंट का, उससे पहले इसको प्ले किया जाता है, या उनके एड्रेस जब कंक्लूड होता है, जब सेशन खत्म होता है, उस समय भी इसे प्ले किया जाता है. सिमिलरली गवर्नर के लिए भी हैं ये प्रोविजंस, बट आप ये कह सकते हो सेक्रोसेंट नहीं है. कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है हमारे किसी भी रूल बुक के अंदर. जो आर्टिकल 51 है, इसका क्लॉज ए, सब क्लॉज ए, ये कहता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स, चाहे नेशनल फ्लैग हो चाहे नेशनल एंथम हो. अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वी गॉट अ लॉ इन 1971. अब 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट 1971 लेके आए हम. अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है हमारे नेशनल सिंबल्स को, तो यहां पर उसको 3 साल की सजा और फाइन या दोनों ही हो सकता है. अब कुछ केसेस हैं जहां पर नेशनल एंथम प्ले करना बहुत जरूरी है. जैसे अगर आप देखिए सिविल और मिलिट्री जो आपके ओकेजन्स होते हैं, वहां पे नेशनल सल्यूट्स जो होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, ऐसी कोई भी सेरेमनी हो वहां पे, एंड इवन जहां पर आपकी परेड्स वगैरह चलती है, वहां पर भी नेशनल एंथम को प्ले करना जरूरी है. अब वेरियस ओकेजन पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक केस है बिजॉय इमैनुअल वाला केस. इस केस को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कहता हूं बिकॉज मान लीजिए अगर कोई पर्सन नेशनल एंथम को गाता नहीं, वो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट यहां पर उसके लिए नेशनल एंथम के अंदर खड़ा होना बहुत जरूरी है. अगर मान लीजिए कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो
ऐसे भी मतलब एक फिजिकल पोजीशन है जहां पर वो बैठे हुए भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिव्यांगजन है जो खड़े नहीं हो सकते, तो वो वैसे भी रिस्पेक्ट पे कर सकते हैं अपने नेशनल एंथम को। इट्स नॉट मैंडेटरी कि भाई आप स्टैंड करें या आपको सिंग करना है। ऑल यू हैव टू डू इज, अगर आप खड़े हो सकते हैं, फिजिकली आप कैपेबल हैं, तो आप यहां पर रिस्पेक्ट शो करने के लिए खड़े होइए। एंड अगर नहीं हो सकते हैं तो एनीवे जैसे भी आप रिस्पेक्ट शो कर सके आपको वो करना चाहिए। साथ के साथ यहां पर आपको श्याम नारायण चौकसी केस को भी याद रखना है। पहले आपको पता होगा कि बीच में सिनेमा हॉल्स के अंदर नेशनल एंथम को प्ले करना मैंडेटरी कर दिया गया था एंड ईच एंड एवरीवन हैज टू स्टैंड फॉर दिस। अब यहां पर वो मैंडेटरी से वॉलंटरी कर दिया गया है। ये आपका ये केस है जिसको आप याद रख सकते हैं। तो इन टोटल अगर हम यहां पर देखिए फेडरलिज्म के प्रिंसिपल में एक बात होती है कि दो आपके अलग अलग चक्के हैं जिससे पूरी गवर्नमेंट चलती है। वन इज सेंटर, अदर वन इज योर स्टेट। अब इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बिना ये जो गाड़ी है ये आगे नहीं बढ़ सकती है। ये फेडरलिज्म इज जस्ट लाइक कि मियां बीवी का रिलेशन है, मैरिज रिलेशन है, और ये हेल्दी तभी हो सकता है जब सेंटर स्टेट की रिस्पेक्ट करे एंड स्टेट सेंटर की रिस्पेक्ट करे। अब यहां पर नेशनल जो सिंबल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं हमें ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये यहां पर समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेशनल सिंबल्स आपकी यूनिटी को प्रमोट करता है, एक सिंगल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। एंड नेशनल सिंबल को रिस्पेक्ट करना ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने के बराबर है। एंड इन एडिशन टू दिस ये आपकी देशभक्ति की भावनाओं को भी जगाता है। तो दैट्स व्हाई यहां पर मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस इशू को तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए एंड इसको एड्रेस करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगर आप 2025 के अटेम्प्ट दे रहे हैं तो दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर यू। आपने करना क्या है, अगर आप एक स्पीडी वे में रिवीजन करना चाहते हैं अपने सभी सब्जेक्ट्स की प्लस करंट अफेयर एंड सीसैट, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। और अभी आप सभी के लिए इस क्रैश कोर्स की फीस हो सकती है 50% ऑफ। आपने करना यह है, निर्णय आईएएस की प्लेटफॉर्म पे जाना है एंड VSHMA इस कूपन कोड को यूज करना है। इन एडिशन टू दिस व्हाट यू कैन डू इज आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे भी। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। देखिए रिसेंटली कोविड-19 के बाद एक बार फिर से हमारे दिलों में डर ने दस्तक दे दी है एंड इस बार रीजन है ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस। अब ये निमोनो वेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि सेम है आपके मिजल्स मम्स, सेम उसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अब जनरल सिम्टम क्या है, कफ, कोल्ड, रनिंग नोज, नॉक ब्लॉक भी हो सकता है। ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही है, गला खराब होना, फीवर आना, नॉर्मल ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। बट एक्सट्रीम केसेस में लंग्स के ऊपर इंपैक्ट एंड निमोनिया जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड जैसे 3 से 6 दिन का है, सिम्टम्स हो सकता है कि 6 दिन बाद भी आए, 3 दिन बाद भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। जनरली ये जो वायरस है वो इंपैक्ट कर रहा है छोटे बच्चों को 5 साल तक के, या जो जैसे HIV पेशेंट्स है जो जिनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया गया, जैसे मान लीजिए किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया गया उनको, और एल्डरलीज को ज्यादा ये इंपैक्ट कर रहा है। बट घबराने की बात नहीं है अभी तक, क्योंकि ये नॉर्मली आपके विंटर और स्प्रिंग टाइम पे फैलता है। इट्स जस्ट दैट कोविड के बाद हम घबराए हुए हैं, तो एकदम से एक नए वायरस का नाम सुनते ही वो 2019-20 की यादें ताजा हो जाती हैं। अब यहां सबसे पहले 2001 में इसको नीदरलैंड में देखा गया था, मतलब पहली बार उसको वहां पर देखा गया था एंड बहुत माइल्ड सी इंफेक्शन थी उस समय ये। अब यहां पर वैसे तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, बट नॉर्मल जो ओवर द काउंटर आप ड्रग्स मिलती हैं आपको, जैसे जो फीवर की, पेन की, आप उसे यूज कर सकते हैं। नेसल कंजेशन को रोकने के लिए आप उसके लिए डीकंजेशन के लिए जैसे भाप लेना, वैसी चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। हाँ, एक बात यह है क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है तो इसको प्रिवेंट करना आसान है। प्रिवेंट करना आसान किस तरह से, आप अपनी तौर से क्या कर सकते हो, जैसे फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करो। आप कोशिश कीजिए कि जो क्राउडी प्लेस है आप वहां पर ना जाइए। यहां पर क्योंकि देखो ये जनरली रेस्पिरेटरी ड्रॉप्स, जैसे स्नीज करा किसी ने, कफ किया, उससे फैल रहा है, तो आप अपने माउथ को कवर कर सकते हैं। एंड इवन
जो अस्थमा पेशेंट्स हैं और जो जिनके लंग्स की पहले से कोई कंडीशन है वो अवॉइड करें बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस में जाना। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, दैट इज थर्ड आर्टिकल ऑफ द डे। एंड इस आर्टिकल में मैं ये कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, सिर्फ एक चीज समझिए कि आईईडी है क्या यहां पे, दैट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो कि एक होममेड बॉम्ब है जिसको क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स एंड आपके वेंडल्स यूज करते हैं। अब वैसे कई क्लास के आपके एक्सप्लोजिव होते हैं, जैसे अगर हम देखें तो अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, इसको माइनिंग और ब्लास्ट में यूज किया जाता है। C4 को मिलिट्री यूज करती है। यूरिया नाइट्रेट से भी आपके बॉम्ब बन सकते हैं, और इसके अलावा लो एक्सप्लोजिव स्मोकलेस पाउडर से भी अमोनिया आपका ये बनता है। बस बाकी इसमें और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि यूपीएससी से ट्रिगर वगैरह करना, कैसे ये एक्टिव होता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, तो यू कैन अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आइए अब बात करते हैं आज के फोर्थ आर्टिकल की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया यूएस रिलेशन इन द न्यूक्लियर कंटेक्स्ट। देखो, जब हमने पोखरण के अंदर सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसके बाद जापान, यूएस जैसी कई कंट्रीज ने हमारे ऊपर बैन लगा दिया था कि दैट वी डोंट वांट टू डील इन न्यूक्लियर एनर्जी विद इंडिया। अभी रिसेंटली इनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिले। मैं ये कहूंगा मनमोहन सिंह एरा में आपको ये मेजर चेंजेस देखने को मिले थे, जहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी। प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी थे एंड यूएस के जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब इसमें यूएस ने हमारे ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी न्यूक्लियर ट्रेड की, एंड यहां पर इवन हमने तब भी न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया था। अब ये की इनिशिएटिव था, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका रवैया हमारी तरफ चेंज हुआ, एंड हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पे यहां पर वेस्ट में अपना जो पूरा ओवरऑल एक इमेज है उसको बना पाए। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ा? एक छोटा सा सेक्रीफाइस क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हमने इनको कहा कि भाई जो हमारे नॉन मिलिट्री यूज की फैसिलिटीज है, आप उनको आके चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई भी न्यूक्लियर जो बाहर से मटेरियल आ रहा है उसको हम नॉन सिविल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। अब इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एंड मोर ओवर इससे हमें बेनिफिट क्या है? ड्यूल यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल पाएगा, एंड इससे हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंप्रूव कर पाएंगे। बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे अगर आप सोलर पावर प्लांट या विंड एनर्जी की बात करें, बहुत बड़े एरियाज की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूक्लियर एनर्जी में ये एरिया रिक्वायरमेंट आपकी रिड्यूस हो जाती है, जो कि पर यूनिट एरिया में सबसे बेटर आपको एनर्जी आउटपुट दे सकते हैं, इवन बेटर देन द कोल। ऑल्दो इनिशियली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अब ये जो आपके सब चीज एग्रीमेंट वगैरह हुआ, तो इसके बाद हम एक लॉ लेके आए, दैट वाज न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। ऑल्दो इसका काम क्या था कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट कर सके हम एंड लायबिलिटी को फिक्स कर सके। बट इसमें क्या किया गया, जो सप्लायर है उसकी भी लायबिलिटी यहां पर फिक्स की गई। तो वेस्टर्न कंट्रीज को यह पसंद नहीं आया कि भाई देखो, हम आपको न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, आपकी मिस्टेक से कुछ भी अगर गलत होता है तो उसके लिए हमारी लायबिलिटी क्यों? इन एडिशन टू दिस, हमने जैसे यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी जो है, इसमें भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जैसे कंट्रोल किया जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए कंड्यूसिव नहीं साबित हुई। अब यहां पर अगर हम देखें, अभी रिसेंटली यूएस ने क्या चेंज किया? हमारी 4 एजेंसीज है, 3 सॉरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। अब देखो, ये 3 जो आइडेंटिटीज है, पहले इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के द्वारा, कि भाई जो यूएस की कंपनीज है वो न्यूक्लियर एनर्जी में इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील नहीं कर सकती। बट अभी कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर से हटा दी गई हैं, बिकॉज देखो, इन्हें ये समझ में आ गया कि हम टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देते, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं हम इसका गलत यूज नहीं करते, तो दैट्स व्हाई यहां पर इनके बिहेवियर में ये चेंज देखने को मिला है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये होगा कि भाई देखो, इंडिया के साथ अगर ये न्यूक्लियर डील वगैरह करना स्टार्ट करेंगे तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बूस्ट होगी, क्योंकि अभी भी 50% हम कोल के ऊपर डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, एंड मोर ओवर ई व्हीकल्स प्रमोट तो कर रहे हैं,
बट ई व्हीकल्स अगेन कोल एनर्जी से बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोल से आ रही है। तो हम यहां पर अपनी एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, कोल एंड इवन न्यूक्लियर एनर्जी भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करे। इन एडिशन टू दिस, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पाकिस्तान हर बात पे धमकी देता है कि ये न्यूक्लियर बम हमने दिवाली के लिए थोड़ी रखे हुए, तो आपको यह समझना होगा इंडिया और यूएस के टाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एरिया में पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, वेदर वी टॉक अबाउट कि चाइना को रिस्ट्रिक्ट करना हो या पाकिस्तान का फैलाया टेररिज्म रोकना हो। इन एडिशन टू दिस, टेक एंड डिफेंस सेक्टर में आपस में कोलैबोरेशन से, जैसे एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इनमें भी बाद में बायलैटरल टाइज आपके इंप्रूव होंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस आप ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी और यूएस के बीच में रिलेशंस और बेटर हो सकते हैं। तो यहां पर आपका ये थर्ड आर्टिकल था। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया हो। आइए अब बात करते हैं आज के फाइनल आर्टिकल की, जिसका बेसब्री से आप सभी को इंतजार था। भैया ट्रूडो ने रिजाइन कर दिए आफ्टर क्रिटिसाइजिंग इंडियन गवर्नमेंट मल्टीपल ओकेजन्स पे। भाई फाइनली कनाडा वालों ने भी रिलीफ लिया है कि भाई ट्रूडो गया। अब ट्रूडो गया क्यों? क्योंकि ट्रूडो की खुद की पार्टी में भी इनके अगेंस्ट मतलब आप ये कह सकते हो कि इनके फेवर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज खराब थी, इवन फॉरेन पॉलिसीज खराब थी। यूएस से प्रॉब्लम ली, फिर इंडिया से ली, चाइना से ली, एंड अभी इनकी गवर्नमेंट और इनकी इकोनॉमी की हालत ऐसी थी कि भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोग भी इसके अगेंस्ट हो चुके थे। एंड अब ये रिजाइन कर चुके हैं। थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक जनरल इलेक्शन आपके नहीं कंडक्ट होते। मतलब वो केयर टेकर गवर्नमेंट जैसे हमारे यहां पर देखने को मिलती है, वैसा ही कुछ यहां पर इनके केस में देखने को मिलेगा। अब देखो, कनाडा का मैप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये हुडसन बे आपको देखने को मिल रहा है, ये लेब्राडोर सी देखने को मिलता है, यहां पर लेब्राडोर करंट आता है आपका, और ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स हैं आपके, जो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। यहां पर आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ये आपस में मीट करते हैं, मतलब टकराते हैं। यहां पर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब बात की जाए तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रॉकी माउंटेन्स देखने को मिल रही हैं, ये आपको कोस्ट की माउंटेन्स देखने को मिल रही है। एक यहां पर ग्रेट स्लेव लेक है, ये लेक विनिपिग है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 5 लेक्स हैं, दैट इज होम्स। होम्स में जो हुडसन है दैट इज लाइक कि आप सॉरी लेक सुपीरियर है, ये आपकी फ्रेश वाटर लेक है। हुरॉन है, एरिस है, ऑर्टोनियो है, मिशिगन है। ये आपकी सभी ग्रेट लेक का पार्ट है, होम्स जिसे हम कहते हैं। एंड इसके अलावा रॉकी, अपलिंशियन माउंटेन, लोरेंशियन माउंटेन आपको यहां पे देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड में है, तो जनरली इस एरिया में आपको जो क्लाइमेट देखने को मिलता है वो है टुंड्रा टाइप। एंड यहां पर वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट इस तरह से फैले हुए आपको लाइक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप में से कोई मार्वल का फैन है, उसने वुल्वरीन मूवी देखी हो, तो वुल्वरीन जहां पर पेड़ काट रहा होता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड का डेथ हो जाता है, तो वहां पर वो जो पेड़ काट रहा होता है वो बोरल फॉरेस्ट है। तो बोरल जो इकोसिस्टम है वो यहीं पर ही देखने को मिलता है। एंड जो लाइक अरोरा बोरियोलिस, एस्ट्रलिस जैसे फिनोमेना आप समझते हो, सुनते हो, ये बोरल का मतलब होता है नॉर्थ। तो यहां पर आपके लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले लाइक बटन जरूर से दबा देना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।